नमस्कार दोस्तों क्या भारत पाकिस्तान के बीच में वापस से टेंशन बढ़ने वाली है? क्या भारत कुछ करेगा पाकिस्तान को लेकर? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली ब्लास्ट है उसको लेकर अमित शाह जी का तो बड़ा बयान आया ही है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने भी अपना बयान दिया है और भारत की एक तरह से सराहना भी की है, लेकिन दूसरी तरफ कंसर्न भी जताया है कि यहाँ पर से चीज़ें खराब हो सकती हैं। पहले आप देख सकते हो ये खबर, दिल्ली ब्लास्ट पनिशमेंट विल वॉर्न वर्ल्ड अगेंस्ट अटैकिंग इंडिया अगेन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि अमित शाह जी के बयान का इसका मायने क्या है और साथ ही साथ अमेरिका का क्या कहना है और यहाँ पर किस तरह से और जो आतंकवादी हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आई के ऊपर हमारा जो पहला क्रैश कोर्स है 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ये आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। बैकग्राउंड तो आप सब जानते ही हैं कि 10 नवंबर को यहाँ पर हाई इंटेंसिटी कार एक्सप्लोजन होता है रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन गेट 1 के सामने, और ये जो ब्लास्ट है इसकी वजह से कई मृत्यु हुई। अभी मैं आपको अपडेटेड बता दूं कि करीब 13 मृत्यु यहाँ पर कंफर्म हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड तो हुए ही थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली इसको टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया। आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि देखो क्या है ना, एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्या है कि 11 तारीख को अभी जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, उसके अगले ही दिन इस्लामाबाद में बड़ा ब्लास्ट हुआ कोर्ट के बाहर, आप सब जानते होंगे। और तुरंत कुछ ही मिनटों के बाद पाकिस्तान ने बस डायरेक्टली जो आरोप है वो भारत के ऊपर लगा दिया कि ये जो ब्लास्ट है वो भारत ने कराया। अब उन्होंने कोई एक तरह से कोई प्रूफ हो गया, कोई भी चीज़ें नहीं दी, बस ऐसे ही बोलना था बोल दिया। लेकिन भारत इस तरह से इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देता है। आप सब जानते हैं कि जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होते, जब तक पूरी जांच नहीं होती, अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं लिया जाता, तब तक भारत इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देता। और फाइनली आप देखोगे तो 2 दिन के बाद जो है इस चीज़ को कंफर्म किया गया। भारत सरकार ने ऑफिशियली कह दिया कि ये टेरर इंसिडेंट था। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि अमित शाह जी ने क्या बोल दिया है। यूनियन मिनिस्टर के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है इंटरनल सिक्योरिटी की, आप सब जानते हैं, तो सबकी निगाहें अमित शाह जी के ऊपर थी। तो हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स उनके द्वारा कंडक्ट की गई और उसके बाद देखिए उन्होंने बोला है दैट द परपिट्रेटर्स विल रिसीव द स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टेड पॉसिबल पनिशमेंट है जो दिया जा सकता है किसी भी आरोपी को, किसी भी आतंकवादी को, उन सभी दोषियों को दिया जाएगा। एंड द रिस्पॉन्स, जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, ये एक मैसेज होगा पूरे दुनिया के लिए कि कोई भी आतंकी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत के ऊपर अटैक करने की ना सोचे। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है दैट हंट डाउन एवरी इंडिविजुअल इन्वॉल्व एंड रिपोर्ट प्रोग्रेस रैपिडली। तो यहाँ पर आप देखिए इसका सिग्निफिकेंस ये है जो बोला गया अमित शाह जी के द्वारा, मैसेज टू द वर्ल्ड। इसको 2 तरीके से आप देख सकते हो। एक तो है आपका डोमेस्टिक रीअश्योरेंस, मतलब भारत सरकार एक कमिट कर रही है, अपने नागरिकों को बता रही है कि आतंकवादियों को लेकर जीरो टॉलरेंस है, वो नीति अपनाई जा रही है। और इंटरनेशनल सिग्नलिंग भी है, यहाँ पर वार्निंग दिया जा रहा है एक्सटर्नल सपोर्टर्स को, फंडर्स को, सेफ हेवन को, जो कि टेरर मॉड्यूल को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो दिल्ली ब्लास्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, उसमें टर्की का भी लिंक सामने आया कि किस तरह से पहले जो चीज़ें पाकिस्तान में हुआ करती थी, यहाँ पर ये जो आतंकी हैं, इसमें से 2 डॉक्टर्स थे, वो आपका टर्की भी घूम कर आए थे और वहाँ पर जैश ए मोहम्मद के लोगों से मिले थे। तो ये टर्की क्यों प्रोवाइड कर रहा है, उसको ये रोकना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए क्या होता है। अमित शाह जी का ये जो बयान आता है, ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से उन्होंने बोला, ये एक मैसेज होगा दुनिया के लिए और सबसे स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल जो पनिशमेंट है वो दिया जाएगा। इसके बाद अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और देखो, यूएस वॉन्ट्स दिल्ली ब्लास्ट फॉलआउट कुड ब्रॉडन एज इंडिया लेबल्स इट टेरर अटैक। यहाँ पर क्या है ना कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं उनको, मार्को रूबियो। तो उन्होंने कहा है कि जो रिपरकशन है दिल्ली कार बॉम्ब ब्लास्ट का, इट हैज़ पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग समथिंग ब्रॉडर। मतलब अमेरिका भी इस चीज़ को मानता है
और इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि हाँ, यहाँ पर जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, ये मामला काफ़ी ब्रॉड हो सकता है। मतलब भारत किसी प्रकार का एक्शन ले सकता है पाकिस्तान के ऊपर। ये डायरेक्टली नहीं बोला अमेरिका ने, लेकिन इससे आप यही मतलब निकाल सकते हो। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा कि देखो, ये जो अटैक था, ये एक टेररिस्ट अटैक था। अमेरिका ने भी इस चीज़ को फाइनली मान लिया है और यहाँ पर कहा कि इट वाज़ क्लियरली अ टेररिस्ट अटैक एंड कमेंडेड इंडिया फॉर बीइंग वेरी मेजर्ड। तो अमेरिका ने इस चीज़ की तारीफ भी की कि भारत जिस तरीके से चल रहा है, जिस प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसकी जमकर तारीफ की और कहा कि क्योंकि यहाँ पर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने क्यों कंडक्ट किया? 22 अप्रैल को जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भारत ने एक साफ-साफ नीति कह दिया कि अगर इस तरह का प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा, तो ये हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। और इसी के चलते यहाँ पर अब आशंका हो रही है कि भारत का अगला कदम क्या होने वाला है। तो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जो मार्को रूबियो, उनका कहना था, वी आर अवेयर ऑफ द पोटेंशियल दैट इट हैज़। मतलब जो भी कुछ हुआ है दिल्ली ब्लास्ट में, इसका पोटेंशियल काफ़ी बड़ा हो सकता है। लेकिन हाँ, अभी हम इस चीज़ के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेट्स वेट एंड सी कि भारत इसको लेकर क्या करता है। तो ये बेसिकली अमेरिका का स्टैंड है इस समय। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि अमित शाह जी ने जो कहा ना कि सबसे जो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट है वो दिया जाएगा, तो इसको लेकर कौन इसकी पूरी जांच कर रहा है? देखो, इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस तो है ही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है ही है, फॉरेंसिक टीम है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा वो होगा एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्योंकि आपको मैं बता दूं, नेशन वाइड अथॉरिटी है एनआईए टेरर ऑफेंसेस को लेकर। जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें एनआईए का रोल आ जाता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी राज्य में जाकर ये एक्ट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड फॉरेंसिक टूल इनके पास होता है और इसके अलावा यहाँ पर जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है, उसके अंडर में प्रोसिक्यूशन होता है। एक स्पेशल कोर्ट के तहत किया जाता है ताकि केस को जल्दी से निपटाया जाए। एंड यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, सीजर पावर, ये सब एनआईए एक्ट और यूएपीए जो है उसके तहत यहाँ पर उनको पावर दी जाती है। अच्छा, हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें, ये जितने भी आतंकी पकड़े जा रहे हैं, इनको कौन से लॉस के तहत पनिश किया जाएगा? एक तो है आपका यूआपा एक्ट, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, और दूसरा जो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन पीनल कोड पहले होता था, अब यहाँ पर चेंज हो गया है, तो उसके तहत ये सारी चीज़ें की जाएंगी। मैक्सिमम पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी तभी होगी जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस आएगा। तो ध्यान रखिएगा, हम भले ही कितना कह लें कि ये पर्सन आतंकी है, इसने ब्लास्ट कराया, सीसीटीवी में उसका फोटो भी आ गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे अथॉरिटीज़ को कोर्ट के अंदर प्रूफ करना होता है। ये किसी और देश की तरह नहीं बस ऐसे ही मान लिया और इस तरह से चीज़ें हो गई, लेकिन हमें उसको कोर्ट में प्रूफ करना होगा, सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पर क्या है ना, जो गवर्नमेंट है उन्होंने यही सिग्नल दिया है कि स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगेन बहुत चीज़ें कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेंगी। कोर्ट फाइंडिंग में, स्पेशल कोर्ट ट्रायल में, अपील प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो इस तरह के जो टेक्निकल स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगी। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर जो भी ब्लास्ट साइट से कलेक्ट हुई हैं चीज़ें, उसको एक प्रकार से देखना होगा, मैपिंग करना होगा जो एक्सप्लोसिव सिग्नेचर है, ताकि जो टाइप है एक्सप्लोसिव का वो कहाँ से आया, क्या किधर बना। फिर सर्विलेंस फुटेज वगैरह, सीसीटीवी के कैमरेज वगैरह से खंगाला जाएगा कहाँ कहाँ से क्या गाड़ियाँ गईं। डिजिटल और टेलीकॉम फॉरेंसिक हो गया, मतलब जो मोबाइल टावर जो डेटा है, कॉल रिकॉर्ड हो गया, जीपीएस ट्रेसेस हो गए, ये सब कुछ के तहत तब इसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल लॉजिस्टिक लिंक भी है। और रेड और अरेस्ट, यहाँ पर आपको समझना है कि ऑलरेडी देश में बहुत सारे रेड यहाँ पर किए गए हैं, ताकि यहाँ पर और भी जो आतंकी हैं उनको पकड़ा जा सके। और मैं आपको बता दूं, अभी इसको लेकर मैंने 1-2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि 2 और गाड़ियों की तलाश जारी है, और हो सकता है उसमें कुछ निकल जाए। तो यहाँ पर फाइनली जो थर्ड व्हीकल है वो भी आपका बरामद किया गया। और ये देखिए, ये बेसिकली किया गया है, ये गाड़ी मैं आपको बता दूं जो शाहीन है, डॉक्टर शाहीन जो लड़की है, उसका जो मारुति ब्रेजा था, और वो भी अल फला यूनिवर्सिटी कैंपस से, वहाँ से इसको बरामद किया गया है। तो ये भी आपको समझना है कि यहाँ पर जिस तरह से जैसे जैसे रेड किया जा रहा है, और ज़्यादा आपको हो सकता है हिरासत में लिया जाए लोगों को। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे जिस तरह से प्लानिंग चल रही थी, अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से तरह किया जाए, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि ये जो आतंकी थे इनका मेन मकसद क्या था, ताकि ये फ्यूचर के लिए हमारे लर्निंग हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, 32 कार्स इन रेड फोर्ट टेररिस्ट चिलिंग प्लॉट फॉर बाबरी रिवेंज। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि करीब 32 गाड़ियों में
जो एक्सप्लोसिव वगैरह है उसमें भरने की तैयारी थी। और यहाँ पर जो मारुति सुजुकी ब्रेजा हो गया, स्विफ्ट डिज़ायर हो गया, इको स्पोर्ट हो गया, इन सब के माध्यम से जो एक्सप्लोसिव्स हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, अलग-अलग गाड़ियों में उसको प्रोवाइड करना था और फिर यहाँ पर ब्लास्ट करना था, और वो भी मल्टीपल लोकेशंस पर। 6 ब्लास्ट दिल्ली में 6th ऑफ दिसंबर को। ये बेसिकली एक सिंबॉलिक जेस्चर था, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद था वो इसी दिन यहाँ पर तोड़ा गया था अयोध्या में। तो इसी का एक तरह से ये लोग कह रहे थे कि बदला लेने की कोशिश करनी है। तो ये जो कार है जो आइडेंटिफाई किया गया है अभी तक, ये बेसिकली इसलिए चूज़ किए गए थे ये सेकंड हैंड कार, क्योंकि एक तो ये पुराने कार हैं, जल्दी से पता ना चल पाए, और कई ओनरशिप इसकी बदली है ताकि जल्दी से पुलिस को पता ना हो। तो इस तरह से पूरी यहाँ पर प्लानिंग चल रही थी। लेकिन देखो, ये जो अभी हुआ है ना, अभी अमित शाह जी का बयान आया, उसको लेकर अगर हम डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो ये एक स्ट्रांग स्टैंस लिया गया है, एक डेटरेंस का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और अगर क्रॉस बॉर्डर लिंकेज मिलता है पाकिस्तान के साथ, अगर और ज़्यादा हम पुख्ता तरीके से सबूत निकालें, क्योंकि अमेरिका यही कह रहा है कि हम वेट कर रहे हैं भारत क्या क्या सबूत प्रेजेंट करता है, तो अगर ये लिंकेज स्टैब्लिश होता है तो इसकी वजह से डिप्लोमेटिक प्रेशर भारत और बढ़ाएगा, यहाँ पर डिमांड करेगा एक्स्ट्राडिशन का, और साथ ही साथ इंटरनेशनल काउंटर टेरर कोऑर्डिनेशन ट्रिगर हो सकता है। जो अमेरिका है, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने ऑलरेडी कमेंट किया है भारत जिस तरह से इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जाने से पहले आप सबको एक और अपडेट दे दूं। ये जो अल फला यूनिवर्सिटी आप सब जानते हैं, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, यहीं पर डॉक्टर्स को एम्प्लॉय किया गया था, उसका जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, उसके मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अल फला यूनिवर्सिटी का फाउंडर हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं जावेद अहमद सिद्दीकी, अब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो है ना सिद्दीकी, इसका बड़ा कॉरपोरेट नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। पास्ट में कई क्रिमिनल केसेस भी हैं, और बताया जा रहा है कि 7.5 करोड़ का कुछ फ्रॉड भी इनके ऊपर चल रहा है। 3 साल का जेल ये हो चुका है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पर बहुत बड़े दायरे में आ जाता है। यूनिवर्सिटी के ऊपर अगेन एक अलग से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन, फंडिंग को लेकर और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2 एम्प्लॉय थे, डॉक्टर शाहीन सईद और मुजम्मिल शकील, इन दोनों को इस यूनिवर्सिटी ने एम्प्लॉय किया हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को भी कुछ ना कुछ शायद पता हो इसके बारे में, कुछ चीज़ें होंगी, तो इनके ऊपर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो लेटेस्ट अपडेट था इस पूरे ब्लास्ट से रिलेटेड वो आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को लेकर ये जो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ये जो क्रैश कोर्स है आपको काफी हेल्पफुल लग सकता है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, या फिर ये फोन नंबर है, आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।